क्योंकि वो टॉपिक ही एक ही है, कार्बोनिक एसिड। तो बेटा जीटी में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, ऑर्गेनिक भी आएगी, इनऑर्गेनिक आएगी, दोनों का। हाँ ठीक है। तो बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शुरू में थोड़ा इंट्रोडक्शन, पहला जो पेज है वो पीरियोडिक टेबल का है। ठीक है, जो पहला इंट्रोडक्शन का पेज है वो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है। मतलब एक चैप्टर था जिसको एक ही पेज में समा दिया है इन्होंने। पुराने सिलेबस के अंदर पूरा एक चैप्टर था जिसको एक पेज के अंदर सारा मकसद बता दिया है। अब उसके अंदर मैं आपको बता देता हूं, एक है पीरियोडिक लॉ। तो चलो मैं थोड़ा थोड़ा सबका लिखवा देता हूँ, मैं आपको थोड़ा कुछ लिखवा देता हूँ सबके बारे में, ताकि कोई मसला नहीं, एक दिन डिले होगा मैं आपको इसकी थोड़ी हिस्ट्री भी बढ़ाता रहता हूँ। तो बेटा दो वेरिएंट ट्रेड्स इसके अंदर पहले पढ़ते हैं। ये पुराने सिलेबस में था, अभी काट दिया, मगर फिर भी आपको आइडिया थोड़ा होना चाहिए, कम से कम डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। दो वेरिएंट ट्रेड्स। अच्छा, ट्रेड का मतलब होता है थ्री। बेटा ट्रेड का मतलब होता है तीन को कहा जाता है ट्रेड। तो जो दो वेरिएंट ट्रेड्स हैं वो ये हैं, आपको बताता हूँ। एक ट्रेड ये है लिथियम सोडियम पोटाशियम की, ये दो वेरिएंट ट्रेड कहलाती है, लिथियम सोडियम पोटाशियम। बेटा लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है। अब लिथियम का मास होता है 7, पोटाशियम का 39, सोडियम का क्या होता है 23। तो ये कहता है जो एटॉमिक मास सोडियम का होगा सेंट्रल एटम का, जो सेंट्रल एटम का एटॉमिक मास होता है, सेंट्रल एटम जो दो ट्रेड का जो सेंट्रल एटम है उसका जो एटॉमिक मास है वो दूसरे दो एलिमेंट्स का एवरेज होता है। दूसरे दो एलिमेंट्स का क्या होता है एवरेज होता है। मतलब लिथियम और पोटेशियम का एवरेज निकाल दो, दो से डिवाइड कर दो, तो जवाब क्या आएगा 23 आएगा। एक ट्रेड ये हो गई। कहते हैं एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, जो मिडिल वाला एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है इज approximately equal to the arithmetic mean या एवरेज मीन ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। तो इसकी डेफिनेशन है द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट is approximately equal to the arithmetic mean of other two elements। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, जो एलिमेंट मिडिल वाला है उसका जो एटॉमिक मास है इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, वो तकरीबन बराबर है किसके अरिथमेटिक मीन या एवरेज मीन ऑफ अदर टू एलिमेंट्स, ये दूसरे दो एलिमेंट्स का अरिथमेटिक मीन होगा। तो एक ये बेटा ट्रेड है, ये इसको हम कहते हैं ट्रेड। ये याद कर लो कौन सी, लिथियम सोडियम पोटेशियम। अच्छा, एक ट्रेड दूसरी है, चलिए आगे मैं पढ़ा देता हूँ। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन,
क्लोरीन का मास 35.5, ब्रोमीन का मास 80, आयोडीन का मास 126.5। तो जो ब्रोमीन का एवरेज मास होगा वो क्या होगा, क्लोरीन 35.5 प्लस 126.5, उनका क्या होगा, एवरेज होगा, तकरीबन 81 आ रहा है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है किसके, अर्थमेटिक मीन ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। अच्छा, अब आते हैं एक और ट्रेड भी है आयरन, और एक ट्रेड और भी है कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम की। बेटा ये भी ट्रेड है, ये भी क्या है, ट्रेड है, जिसमें जो कैल्शियम का मास 40 है, स्ट्रॉन्शियम का जो मास होता है वो होता है 87 और बेरियम का होता है 137। तो स्ट्रॉन्शियम का जो मास होगा वो क्या होगा, 40 प्लस 137 अपॉन 2, ये हो गया 88। तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। आयरन कोबाल्ट निकल, आयरन कोबाल्ट निकल, ये भी एक ट्रेड है, ठीक है। तो ये ट्रेड, बस ये आपको ट्रेड के नाम याद करने पड़ेगी, कौन सी ट्रेड्स हैं बस। हो सकता है कोई, अब तो सिलेबस नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि कोई क्वेश्चन आएगा, फिर भी नॉलेज के हवाले से। अब आते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ डिवीजन। अच्छा देखो, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ डिवीजन, आफ्टर कहते हैं 8 को। देखो बेटा, आफ्टर जो है ना वो किसको कहा जाता है, 8 को कहा जाता है। तो ये कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एथ एलिमेंट वर सिमिलर टू दोज ऑफ फर्स्ट। हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट जैसी होती है। हर 8वां एलिमेंट प्रॉपर्टीज में किस तरह का होता है, फर्स्ट जैसा होता है। मतलब हर 8वां एलिमेंट प्रॉपर्टीज में फर्स्ट जैसा होता है। तो ये कहता है द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एथ एलिमेंट वर सिमिलर टू दोज ऑफ फर्स्ट। किस जैसी होगी बेटा, प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट की किस जैसी होगी, 8वें जैसी होगी। मतलब 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज, 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज फर्स्ट जैसी होगी, या फर्स्ट एलिमेंट प्रॉपर्टीज में 8वें जैसा होगा, तो ये बात वही हो रही है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एथ एलिमेंट वर सिमिलर टू दोज ऑफ फर्स्ट। तो अब देखो, इसमें लिथियम है जिसका मास होता है 7। चलो मैं ब्रैकेट में इसका मास लिख देता हूं। लिथियम का मास है 7, और बेरियम का होता है 9, बोरान का होता है 11, कार्बन का होता है 12, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, और फ्लोरीन का होता है 19। ठीक है भाई, मास। उसके बाद नियॉन, और जो नियॉन सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5। ठीक है। अच्छा, आप यहां से काउंटिंग करना शुरू कर दो। इधर देखो बेटा, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और एट। तो इसका मतलब पहला एलिमेंट कौन सा था, और 8वां। तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, अगर यहां से मैं बेरिलियम से काउंट करूं तो 8वां मैग्नीशियम होगा, बोरान से काउंट करूं 8वां एल्यूमिनियम होगा, कार्बन से काउंट करूं सिलिकॉन, नाइट्रोजन से काउंट करूं, ऑक्सीजन से काउंट करूं,
और फ्लोरीन से काउंट करो तो फ्लोरीन क्या है, आठवां एलिमेंट है। ये कहता है हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले जैसी होंगी। ये अरेंज आर नोन एलिमेंट्स in the increasing order of atomic mass। एलिमेंट को किस तरह रखा था, इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से। देखो एलिमेंट को रखा था इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से, इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से इसने एलिमेंट को अरेंज किया था। असेंडिंग ऑर्डर कह दो, इंक्रीजिंग ऑर्डर कह दो, किसका कौन सा असेंडिंग ऑर्डर, एटॉमिक मास के असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से इसने एलिमेंट को क्या किया था, अरेंज किया था, तरतीब दिया था, कह सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं मेनली लॉ, पीरियडिक लॉ। मेनली पीरियडिक लॉ, देखो मेनली का पीरियडिक लॉ ये कहता है द प्रॉपर्टीज physical and chemical properties of the elements, physical and chemical property, chemical properties of elements, फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की और पीरियडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो पीरियडिक फंक्शन किसका है, एटॉमिक वेट का है। मतलब एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं, एटॉमिक वेट पे डिपेंड करती हैं, एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं। क्योंकि तब एटॉमिक मास से दरियाफ्त था, एटॉमिक नंबर दरियाफ्त था ही नहीं। देखो एटॉमिक नंबर तो दरियाफ्त ही नहीं था, तब यही समझा जाता था कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं। एटॉमिक मास उसको समझा जाता है, सब कुछ एटॉमिक मास ही है, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो दरियाफ्त ही नहीं था। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये चीजें उसी वक्त में दरियाफ्त नहीं थी, क्योंकि 1869 की बात है, ये बात है 1869 की, अभी चल रहा है 2023। ठीक है, तो ये बहुत पुरानी बात है, उस वक्त में ये सारी चीजें नहीं थी। मतलब उनके मैंडेट से नॉलेज और लोगों को ज्यादा है, क्यों मैंडेट को एटॉमिक नंबर का पता नहीं था, एटॉमिक मास का पता नहीं था। ठीक है, मोबाइल नहीं चला सकता था, आप लोग तो उससे माहिर है ज्यादा। मगर उसी वक्त में देखो, उसी वक्त में उसको जो नॉलेज थी वो तो थी, मगर उसके बाद वाली नॉलेज उसको पता नहीं है ना, बाद में जो डेवलपमेंट हुई है उसको पता नहीं था चीजों के बारे में। तो ये उसने एलिमेंट्स को रखा था एटॉमिक वेट की बेस पे। अच्छा, तो मेनली का जो पीरियड था है एक्चुअली बेस था किस पर, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ फेज पे। देखो मेनली का जो पीरियड लॉ था वो बेस किस पे था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ फेज पे। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ फेज पे एटॉमिक मास पे था, एटॉमिक मास पे था, ये भी क्या है एटॉमिक मास पे है। तो इसका मतलब है मेनली का जो लॉ है वो न्यूलैंड्स लॉ जो ऑक्टेव से उसकी एक्सटेंशन है, उसका तसलसल है। ठीक है, उसको उसने एक्सटेंड किया था, न्यूलैंड्स लॉ ऑक्टेव को एक्सटेंड किया था। और एलिमेंट्स को रखा था किसके अंदर, 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस जिनको हम पिलर्स कहते हैं, और 8 वर्टिकल कॉलम जिनको हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। मगर कुछ केसेस में मेनली ने अपने पीरियडिक लॉ को डिसरिगार्डेड कर दिया था। तो ये तो हमें पढ़ना पड़ेगा कि पूरा मेनली का पीरियडिक लॉ जो अब हमारे सिलेबस में नहीं है, मगर डेफिनेशन याद कर लो आप लोग। ठीक है, मेरिट ने कुछ वैकेंसीज भी छोड़ दी थी अपने पीरियड में इन एलिमेंट्स के लिए।
एक का बोरॉन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन, जिनके मतलब ये एक था गैलियम, एक जर्मेनियम, एक था स्केंडियम। गैलियम, जर्मेनियम और स्केंडियम के लिए जगह ही छोड़ दी। ये नोट कर देना, कोई क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि भाई मेंडलिफ ने कौन से एलिमेंट्स के लिए जगह ही छोड़ दी, कौन कौन से एलिमेंट्स है वो। गैलियम, गैलियम, जर्मेनियम और स्केंडियम, उनके लिए जगह ही छोड़ दी थी, वैकेंसी छोड़ी थी। ठीक है, कि ये एलिमेंट दरियाफ्त तो होंगे, दरियाफ्त होंगे, क्योंकि दरियाफ्त हुए नहीं थे, मगर उसने पेशेंट को ही की थी कि दरियाफ्त होंगे। जिस तरह आप किसी बच्चे की जगह रख लेते कि वो बच्चे आएगी आएगी भी नहीं आएगी, मगर आप जगह तो रख लेते हैं, दोस्तों की जैसे जगह रख लेते हैं साथ में। तो मेंडलिफ ने भी ऐसी वैकेंसी छोड़ दी थी उन एलिमेंट्स के लिए जिनको डिस्कवर होना था। अच्छा, वो एलिमेंट दरियाफ्त हुए इन द लाइफ ऑफ मेंडलिफ, मेंडलिफ की जिंदगी में ही वो दरियाफ्त हो गए और उनके नाम रखे गए गैलियम, जर्मेनियम और स्केंडियम। और उनकी प्रॉपर्टी हुई थी जो मेंडलिफ ने बताई थी। अब आते हैं मॉडर्न पीरियडिक क्लॉक या मोजले पीरियडिक क्लॉक। या मोजले पीरियडिक क्लॉक। अच्छा, देखो मॉडर्न पीरियडिक क्लॉक या मोजले पीरियडिक क्लॉक जो है ये तब आया जब एटम के स्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुई। देखो 1904 से 1913 तक, 1904 से 1900 मतलब उसी से लेकर 1913 तक काफी डेवलपमेंट हुई थी एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। इसी अरसे में इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त हो गया था, इसी अरसे में प्रोटॉन भी दरियाफ्त हो गया था, इसी जमाने में न्यूक्लियस की भी दरियाफ्त हो गई थी। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को दरियाफ्त किया था अल्फा पार्टिकल्स, क्योंकि उसने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की गोल्ड पाया ऊपर और देखा कि ज्यादातर अल्फा जो रेज है उसमें से क्या हो गए, पास हो गए, मगर कुछ अल्फा रेज स्कैटर्ड हो गए। तो अल्फा रेज की स्कैटरिंग से न्यूक्लियस की दरियाफ्त हुई। तो ये चीजें दरियाफ्त हुई। उसके बाद मोजले ने, अच्छा, रोंटगेन ने एक्सरेज को दरियाफ्त किया। एक्सरेज की मदद से, एक्सरेज की हेल्प से आ, आ, जो मोजले था उसने एटॉमिक नंबर को दरियाफ्त किया था। एटॉमिक नंबर को, देखो एटॉमिक नंबर को जो दरियाफ्त किया गया था उसने क्या किया था, जो एक्सरेज की वेवलेंथ का मुताला किया। मोजले ने एक्सरेज की वेवलेंथ का मुताला किया। उसने कहा कि एक्सरेज की जो वेवलेंथ है वो कंटिन्यूअसली शॉर्ट होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है जैसे एटॉमिक मास बढ़ता है। देखो एक्सरेज का नहीं पढ़ाया था आपको मैंने, के सीरीज और एल सीरीज के एक्सरेज। तो के सीरीज के एक्सरेज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाले होते हैं, एल सीरीज के जो एक्सरेज है वो लॉन्गर वेवलेंथ वाले होते हैं। और के सीरीज के एक्सरेज वो देते हैं जिनका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है या एटॉमिक मास ज्यादा होता है, वो के सीरीज के एक्सरेज देते हैं। और एल सीरीज वाले जो की वेवलेंथ लॉन्गर होती है उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, कम होता है। तो हेनरी मोजले ने एक्सरेज की मदद से, एक्सरेज की मदद से किसको दरियाफ्त किया था, एटॉमिक नंबर को। जब एटॉमिक नंबर दरियाफ्त हुआ तो मोजले ने उसको बड़ी कामयाबी करार दिया। ये एटॉमिक नंबर, सब कुछ एटॉमिक नंबर है, मतलब एलिमेंट की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी वो एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर चेंज होने से एलिमेंट ही चेंज हो जाता है। एटॉमिक मास से चेंज एलिमेंट चेंज नहीं होता, क्योंकि काफी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन दो एलिमेंट्स के एटॉमिक मास एक जैसे हैं, जिनको हम आइसोबार बोलते हैं। अगर प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं तो दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास एक जैसे, तो उनकी प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज उनकी डिफरेंट टाइप्स का मतलब प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करती। दो एलिमेंट के अंदर न्यूट्रॉन की तादाद एक जैसी हो जाती है, इनको हम कहते हैं आइसोटोन, मगर उनकी भी प्रॉपर्टीज एक जैसी नहीं है। अच्छा, दो स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन की तादाद भी बराबर हो जाती है, आइसो इलेक्ट्रॉन आयंस, आइसो इलेक्ट्रॉन आयंस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या होती है, बराबर होती है, मगर प्रॉपर्टीज बराबर नहीं होती है। मगर दो एलिमेंट्स में कभी भी प्रोटॉन की तादाद बराबर नहीं हो सकती, अलग अलग होगी। प्रोटॉन की तादाद, प्रोटॉन की तादाद को कहते हैं एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन की तादाद को क्या कहते हैं, एक्चुअली एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉन की तादाद है। और जब ये एटॉमिक नंबर दरियाफ्त हुआ तो मोजले ने कहा कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो जो मेंडलिफ ने बताई थी कि एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है, वो बात अब सही
नहीं है। एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करती है किस पे, एटॉमिक नंबर पे या प्रोटॉन की तादाद पे। तो उसने पीरियोडिक लॉ को क्या कर दिया, चेंज करके इसका नाम रखा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या मोजरे पीरियोडिक लॉ। ये कहता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, physical and chemical property of elements are periodic function of atomic number या number of protons। जो एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो डिपेंड किस पे करती हैं, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं। तो ये था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अच्छा, जब एलिमेंट को एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर रखा गया तो मेनली के पीरियड में जिन एलिमेंट को गलत जगहों पे रखा गया था उनकी पोजीशन करेक्ट हो गई, क्योंकि मेलिक ने अपने पीरियड में हायर एटॉमिक मास वालों को पहले रखा था, लोअर वालों को बाद में रखा था। जब एटॉमिक नंबर दरियाफ्त हुआ तो उन एलिमेंट्स की पोजीशन क्या होगी, करेक्ट हो गई, मतलब करेक्ट होगी पोजीशन एटॉमिक नंबर के हिसाब से उनकी पोजीशन। जैसे मेलिक ने पोटेशियम को जो है पोटेशियम, अच्छा आर्गन को पहले रखा था पोटेशियम से, आर्गन पहले रखा था पोटेशियम से, हालांकि आर्गन का मास 40 है, पोटेशियम का 39। मेलिक ने आर्गन को क्या रखा था, पहले रखा था किससे, पोटेशियम से। तो आर्गन का मास का 13 था, मास आर्गन का 40, पोटेशियम का 39। तो मास के हिसाब से आर्गन पहले नहीं आना चाहिए था, मगर उसने रखा, पहले रखा। देखो मेलिक की मैं बात कर रहा हूं, मैं ये इधर देखो, आर्गन का मास था 40, पोटेशियम का मास था 39, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूं मेलिक की। तो हायर एटॉमिक मास वाले को पहले रखा, लोअर वाले को बाद में रखा। लाख का कलामर्जी की इसने एलिमेंट को रखना किसके हिसाब से, एटॉमिक वेट के हिसाब से। तो पोटेशियम को पहले रखना चाहिए था आर्गन को, मगर इसने ऐसा नहीं किया, मेलिक ने ऐसा नहीं किया, खुद ने, मतलब अपने लॉ की खिलाफवर्जी खुद ने की, खुद ने अपने लॉ की खिलाफवर्जी की, मगर बाद में उसकी बात सही साबित हो गई। जैसे जब एटॉमिक नंबर दरियाफ्त हुआ तो उसका एटॉमिक नंबर था 18, इसका 19, सही हो गया। एटॉमिक नंबर हो गई, उनके साथ इंसाफ हो गया, ठीक है भाई, सही हो गया ना उनकी पोजीशन। नहीं तो हर बंदा इस पे एतराज उठाता था, ये ऐसा क्यों है। अब एक ऊपर बात एक कर रहे हैं, नीचे अपने एलिमेंट को इस तरह रखा, ये क्या है, ठीक है, मेल से हटकर रख लिया अपने, बाद में सही हो गया पोजीशन, ठीक है। इसका टर्म नंबर 18 आ गया, इसका क्या आ गया, 19 आ गया। तो इसका मतलब है इनकी पोजीशन क्या होगी, जस्टिफाई होगी, क्या होगी, इनकी जस्टिफिकेशन होगी, जो मैंडेट ने रखा था, क्योंकि वो एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर जस्टिफिकेशन होगी, मास की बुनियाद पर जस्टिफिकेशन नहीं हो रही थी, ठीक है। तो ये मैं बता दूं कि एटॉमिक नंबर आने से ये हुआ कि मेनली ये जो पीरियड में एलिमेंट्स को गलत जगहों पे रखा था, उनकी पोजीशन क्या होगी, जस्टिफाई होगी। अच्छा, एलिमेंट्स को साइंटिफिक वे में रखा गया। देखो मेंडल का पीरियड जो था वो साइंटिफिक वे में नहीं था। कैसे, क्योंकि एटॉमिक मास, एटॉमिक जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करती हैं, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं। तो एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर रखने से क्या होगा, उनकी एलिमेंट्स की जस्टिफिकेशन होगी और साइंटिफिक अंदाज के अंदर एलिमेंट को रखा गया या उनकी क्लासिफिकेशन की गई, उनकी दर्जा बंदी होगी साइंटिफिक वे में, जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी तो वो एक ग्रुप में आ गए, ठीक है। अब आते हैं उसके बाद, अब देखो यहाँ पे बात रुकी नहीं, उसके बाद क्या आ गया, आगे इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में और डेवलपमेंट होती गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कांसेप्ट आ गया। मेरिट के बाद क्या आ गया, इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट आ गया एसपीडीएफ, सब एनर्जी लेवल्स। अच्छा, तो उसका मतलब है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद एलिमेंट्स को रखा गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है अगर आपका इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है तो वो एस ब्लॉक कहलाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है तो वो पी ब्लॉक कहलाएगा, डी में जा रहा है, एफ में जा रहा है। तो इसका मतलब है और ज्यादा साइंटिफिक वे में एलिमेंट को रखा गया किसके मुताबिक, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो लॉन्ग, इसके बाद देखो ये मॉडर्न के बाद एक और पीरियोडिक टेबल आया जिसका नाम था लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और अभी तक यही चल रहा है, अभी तक जो चल रहा है वो यही चल रहा है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये कहता है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन। देखो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन है किसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन का पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पे फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स आर डिवाइडेड into four blocks. S, P, D and A। बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पर एलिमेंट के कितने ब्लॉक्स हैं, चार ब्लॉक्स हैं। कौन से, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और ए ब्लॉक। द एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक आर नोन एज रिप्रेजेंट एलिमेंट्स। ये नुमाही एलिमेंट्स हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट एलिमेंट्स हैं। मतलब ये क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं नुमाया होते हैं। कौन से वाले, इस ब्लॉक और बी ब्लॉक वाले। अगर मैं ये कह दूं कि जमीन जो है ये जो हमारा अर्थ है जिस पे हम रह रहे हैं, या मेजॉरिटी इन एलिमेंट्स की है, मेजॉरिटी, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो जमीन के ऊपर एलिमेंट है ना अर्थ के ऊपर, वो ऑक्सीजन है सबसे ज्यादा, तकरीबन राउंड अबाउट 46%, 46% ऑक्सीजन है। क्योंकि देखें जमीन के 3 हिस्से पे पानी है, पानी में भी ऑक्सीजन, जो जो है सैंड है फिसली का SiO2 उसमें भी ऑक्सीजन है, जो पहाड़ है वो भी उसमें भी ऑक्सीजन होती है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है या ओर्स होती है, मेटल की ओर्स है, उनमें सब में ऑक्सीजन होती है। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन का कुल मिलाकर परसेंटेज राउंड अबाउट कितना बन सकता है, बन जाता है 46। दूसरे नंबर पर है सिलिकॉन 24, वो भी पी ब्लॉक है। तीसरे नंबर पर है एल्यूमिनियम 7.3, वो भी पी ब्लॉक है। अगर आपका परसेंटेज को ऑप्शन करके तकरीबन अराउंड अबाउट 80% तो ये बन जाएगा मुझे लगता है। 46, 24, 7.3 कितना बन रहा है, 70। हाँ तो 77 बन गया ना। तो इसका मतलब है बाकी एलिमेंट्स और कितने हैं, इस
तो नुमाया ये एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स क्या है, ज्यादा नुमाया है, रिप्रेजेंट एलिमेंट्स हैं इस ब्लॉक और बी ब्लॉक वाले। अच्छा, द एलिमेंट्स ऑफ एफ डी एंड एफ, द एलिमेंट्स ऑफ डी एंड एफ are known as transition elements. इनको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कौन से वाले, डी ब्लॉक वाले और ए ब्लॉक वाले। डी ब्लॉक और ए ब्लॉक को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है बिटवीन, बिटवीन का मतलब मिडिल में, क्योंकि इस ब्लॉक और बी ब्लॉक के दरमियान में है। देखो ये जो एलिमेंट्स डी ब्लॉक वाले ए ब्लॉक वाले ना, ये कहां पे रखे गए हैं, इस ब्लॉक और बी ब्लॉक के बीच में, इसी को कहते हैं ट्रांजिशन। इनकी प्रॉपर्टी भी ट्रांजिशनल होती है, दरमियानी प्रॉपर्टी शो करते हैं। अच्छा, डी ब्लॉक are known as outer transition. डी ब्लॉक को क्या कहते हैं, आउटर ट्रांजिशन। एंड ए ब्लॉक known as inner transition. तो ए ब्लॉक को क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन। देखो बेटा, एक आउटर दूसरे इनर, चलें बाकी कल परसों पढ़ लेंगे।